ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम एमडी कैट केमिस्ट्री के अंदर लॉजिकल रीजनिंग को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एमडी कैट में जो अभी 2025 के अकॉर्डिंग तो 9 MCQs हमारे पास 9 MCQs आएंगे एंड दिस विल बी अबाउट लॉजिकल रीजनिंग जो 9 मार्क्स के बनेंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के MCQs आ रहे होते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट का आ रहा होता है, इसके अंदर हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन आएगा, लॉजिकल डिडक्शंस आएंगे, इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आएगा और न्यूमेरिक सीरीज़ आएगा। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस हमारे पास 9 क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम तकरीबन 50+ क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि और एक ही लेक्चर अगर आप इसको ठीक तरह से समझ लेते हैं तो आपके 9 क्वेश्चंस MCQs जो है वो आराम से निकल जाएंगे। क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग का ताल्लुक आपको पता है कि ये एनालिटिकल रीजनिंग से है, आपके लॉजिकल स्किल्स है। ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी या इंग्लिश जैसा नहीं होता। इसमें बस आप अपने जहन को यूज़ करना होता है। वी हैव टू यूज़ योर माइंड एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जिसकी प्रैक्टिस आज हम करेंगे। तो जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इसमें मिक्सअप क्वेश्चन मैंने डाले हैं। मिक्सअप से मुराद है कि तमाम तरह के लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने एक साथ कंपाइल कर दिए हैं। तो वो एक एक करके आते जाएंगे और फिर हम उनको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट MCQs हमारे पास है कि इफ़ ऑल कैट्स आर एनिमल्स एंड सम एनिमल्स आर डॉग्स देन डैश। अब ये देखें, ये जो क्वेश्चन इस तरह से आता है ये लॉजिकल डिडक्शन इसको हम कहते हैं या सिलोगिज्म भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कहते हैं दीज आर लॉजिकल डिडक्शंस, कि लॉजिक अपने लॉजिक की मदद से किसी एक चीज़ को आप डिड्यूस करते हैं। ठीक है, कोई डिडक्शन देते हैं। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आपको आज दिखाई देंगे। इफ़ ऑल कैट्स आर एनिमल्स एंड सम एनिमल्स आर डॉग देन डैश। अभी 4 ऑप्शन है, ऑल कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग्स, ऑल एनिमल्स आर कैट्स, नो डेफिनेट कंक्लूजन। अब अगर किसी की लॉजिकल स्किल से स्ट्रॉन्ग है तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन को पढ़ के आंसर बता सकता है। एंड इफ़ यू डोंट हैव स्ट्रॉन्ग लॉजिकल स्किल्स तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको डायग्रामेटिकली डायग्राम्स के थ्रू इस क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना पड़ता है। और मैं आपको वो वेन डायग्राम इसके अंदर बनती है जिसकी मदद से हम लोग जो है उसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे कैसे बनाएंगे, तमाम स्टेटमेंट को डायग्राम में कैसे प्लॉट करेंगे आप देखें। इफ़ ऑल कैट्स आर एनिमल्स, कि हर जितने भी कैट्स हैं सारे एनिमल्स हैं। तो अब देखें, मैं यहाँ पर एक सर्किल बनाता हूँ और सर्किल में मैंने लिख दिया कैट। ये कैट है, जितने भी कैट्स हैं सब एनिमल्स हैं। इफ़ ऑल कैट्स, तो कैट के ऊपर एक मैं सर्किल ड्रॉ करता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एनिमल। तो ये चीज़ को शो कर रहे हैं जितने भी कैट्स हैं वो सारे के सारे एनिमल्स हैं। पता, एनिमल से बाहर कोई कैट नहीं है, जितने भी कैट है सब एनिमल है। हाँ, एनिमल लेकिन कैट के अलावा कोई और भी हो सकता है। इसका मतलब यही हो गया ना इस डायग्राम में। सम एनिमल्स आर डॉग्स, और कुछ एनिमल्स जो हैं बेटा वो डॉग्स भी हैं और कुछ एनिमल डॉग्स भी हैं। सम एनिमल्स आर डॉग्स, सारे नहीं, कुछ एनिमल्स डॉग हैं। तो अब यहाँ पर एक हमें सर्किल बनाना पड़ेगा डॉग्स के लिए। अब सम एनिमल्स आर डॉग, तो वो जाहिर सी बात है कैट भी हो सकते हैं। तो हम इस तरह से एक सर्किल बना देंगे and this is dog. Some animals are dog, तो कुछ एनिमल्स डॉग हैं। मतलब कुछ एनिमल्स, कुछ डॉग्स एनिमल के अलावा भी हैं, कुछ डॉग्स एनिमल भी हैं। अब कुछ डॉग एनिमल हो सकते हैं तो जाहिर सी बात है कैट भी हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास सारे कैट्स एनिमल हैं। बस समझ आ रही है? ये डायग्राम इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो आपको आंसर को देखने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये है ऑल कैट्स आर डॉग, सारे कैट्स डॉग्स हैं। तो ये गलत हो गया, क्योंकि सारे कैट्स तो डॉग नहीं हैं। ठीक है, कुछ कैट डॉग के अलावा भी हो सकते हैं। ठीक है, और तो ये नहीं कह सकते कि चूँकि सम एनिमल्स और डॉग्स, कुछ एनिमल्स डॉग है तो कुछ कैट्स भी डॉग है, सारे कैट्स डॉग कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो डायग्राम में हमें दिख रहा है कि ये जो शेडेड पोर्शन है ये वो पोर्शन है जो वो कैट्स जो डॉग्स नहीं है। ठीक है, और ये वो पोर्शन है कि जो कैट्स डॉग्स हमारे पास है। ठीक है, सम कैट्स आर डॉग्स, कुछ कैट्स डॉग्स। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इसको टिक कर देते हैं, सम कैट्स आर डॉग्स, अगरचे ये भी गलत ऑप्शन है। रीज़न क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि कुछ कैट्स डॉग्स हों, क्या पता कोई भी डॉग हमारे पास कैट ना हो, क्योंकि कहा जा रहा है कि सम एनिमल्स और डॉग्स, कुछ एनिमल डॉग है, तो क्या पता उन एनिमल्स में से कोई भी कैट ना हो। तो ये 100% हो भी सकता है। तो ये अगर ये लिखा होता कि सम कैट्स मे बी डॉग्स तो आंसर सही हो जाता, लेकिन मे भी नहीं है। यहाँ पर एक डायरेक्ट एक डेफिनेट एक कंक्लूजन लिखा हुआ है कि सम कैट्स आर डॉग्स। अब ज़रूरी नहीं है ऐसा, क्या पता कोई भी कैट डॉग ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। सही है, समझ में आ रही बात?
सी है ऑल एनिमल्स आर कैट्स, सारे एनिमल्स कैट हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कुछ एनिमल्स कैट के अलावा भी हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, नो डेफिनेट कंक्लूजन। इन तीनों में से कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं जो 100% एक्यूरेट हो। बी 100% एक्यूरेट नहीं, अप टू सम एक्सटेंट ये करेक्ट हो सकता है, बट नॉट द 100%। तो ये एक सवाल इस तरह से, एक भी सवाल अगर ठीक से इसको समझ जाते हो ना तो आप मल्टीपल बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इसी तरीके से। तो ये समझ में आ गई बस किस तरह से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लेट्स क्वेश्चन 2 कि फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म। अभी हमारे पास न्यूमेरिक सीरीज़ कहलाती है। न्यूमेरिक सीरीज़ से हमारा कि नंबर की सीक्वेंस चल रही है उसको हमें पकड़ना है, क्या सीक्वेंस है, 2, 4, 8, 16, अगला नंबर क्या होगा। अब बहुत तरह से इसमें बेटा जो सीक्वेंस चल सकती है, अगर ये आपने इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह देखे हैं तो देखिए 2, 4, 6, तो मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा, अगला नंबर जो आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 होगा 32, सो दैट सी ऑप्शन 32 इज़ करेक्ट। समझ में आ गई बात। तो ये जो है वो हम कह सकते हैं कि कॉमन एक इस तरह रेशो हमारे पास चल रहा है, कॉमन रेशो के हिसाब से चल रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 के लिहाज से। तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला नंबर आएगा, क्लियर। लेकिन ये चेक करना पड़ता है, यू हैव टू चेक, सारे ही सवाल ऐसे नहीं हो सकते इसके, बहुत तरह के सीक्वेंसेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अभी अगला सवाल जो आपको दिख रहा है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास कहलाते हैं एनालॉजी। दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड, बेटा इसको हम लोग कहते हैं, दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड एनालॉजी। एनालॉजी में क्या होता है बेटा कि कंपैरिजन हम लोग करते हैं दो चीज़ों के, ये भी लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन होता है। जैसे डॉक्टर, अच्छा इसको हम पढ़ेंगे इज टू, कि डॉक्टर इज टू हॉस्पिटल, कि डॉक्टर का ताल्लुक जो है वो हॉस्पिटल से है। टीचर इज टू व्हाट, तो टीचर का ताल्लुक कहाँ से, राइट। मतलब डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में मिलता है तो टीचर कहाँ मिलेगा आपको, तो स्कूल में मिलेगा, तो स्कूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड एनालॉजी, ठीक है। एनालॉजी में क्या करते हैं, तो बड़ा आसान सा है, मुश्किल भी होता है कुछ, कि ये इसका ताल्लुक अगर इससे है, अगर ए का ताल्लुक बी से है तो सी के ताल्लुक इससे, तो इस तरह से समझ गए, इसको एनालॉजी कहते हैं। ये भी लॉजिकल रीजनिंग के तरफ से आस्क किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए सी ई इज टू बी डी एफ जी आई के इज टू वॉट। ये एनालॉजी है लेकिन अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में। अगर ए सी ई बी डी एफ के बराबर है तो जी आई के किसके बराबर होगा, यस ए के बराबर होगा, ठीक है। देखें बिल्कुल सही कहा आपने, ए मतलब एक एक अल्फ़ाबेट आगे जा रहा है, ए है तो ये बी है, ये सी है तो ये डी है, ई है तो एफ है। अब जाहिर से मतलब जी है तो अगला आई होगा, आई है तो अगला जे होगा, के है तो अगला एल होगा, तो आई सॉरी जी के बाद एच है ना, एच उसके बाद जे फिर उसके बाद एल, तो बिल्कुल सही समझा आपने, एच जे एल, समझ गए। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ इन अ कोड लैंग्वेज ट्रस्ट इज इक्वल टू यू टी वी टी यू देन पावर इज टू डैश। इसको कोडिंग डिकोडिंग हम लोग कहते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। अब कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कंपेयर किया जा रहा है, कि कोड लैंग्वेज में बताया जा रहा है कि ट्रस्ट अगर इसके बारे में टी है तो टी के बाद यू आ गया, आर है एस को छोड़ के टी आ गया, एक अल्फ़ाबेट छूटा हुआ, यू के बाद वी आ गया, एस के बाद टी आ गया, टी के बाद यू आ गया। इसके मतलब सिर्फ सेकंड अल्फ़ाबेट ऐसा है, सेकंड लेटर सिर्फ ऐसा है जो कि 2 स्किप कर रहा है, आर के बाद एस। इस तरह पी है तो क्यू आ गया, ओ है तो आर, ओ के क्यू, ओ है ना तो इसमें 2 छोड़ेंगे, ओ पी उसके बाद फिर क्यू, डब्ल्यू है तो एक्स हो गया, ई है तो फिर एफ हो गया, आर है तो फिर एस हो गया। तो एस में हमारे पास क्यू क्यू एक्स एफ एस, अच्छा ओ के बाद पी ही आना चाहिए था, तो यहाँ पर शायद क्वेश्चन में मसला है ना इसमें, क्यू एक्स एफ एस ए वाला तो हो गया, लेकिन इसमें क्या, हाँ तो यहाँ पर गलती हो गई सवाल में, आर के बाद एस होना चाहिए था, तो यहाँ पर फिर क्यू, ओ के बाद फिर पी हो जाता, क्यू पी एक्स एफ एस, ठीक है। मतलब कोई ना कोई पैटर्न आपको दिखाई देगा यकीनन, ए ऑप्शन यहाँ पर हो गया, समझ गए, जिसको कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर रेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। दोबारा से वही आज का लॉजिकल डिडक्शन कि तमाम जो गुलाब हैं वो फूल हैं, ऑल रोजेज आर फ्लावर्स। अब देखिए बेटा, ये हमारे पास हो गए रोजेस और ये हमारे पास आ गया फ्लावर्स, इसका मतलब यही हो गया कि सारे रोजेस जो हैं फ्लावर्स हैं। सम फ्लावर्स आर रेड, कुछ फ्लावर्स रेड हैं, तो रोजेस में कुछ रेड हो सकते हैं,
लेकिन 100% नहीं, मे बी रेड। लेकिन कुछ फ्लावर्स तो 100% रेड हो सकते हैं, लेकिन कुछ रोजेस मे बी रेड हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? ऑल रेड थिंग्स आर रोजेस, सारे रेड चीज़ें रोजेस हैं, ऐसा गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। सम रोजेस आर रेड, ये भी 100% करेक्ट नहीं है। कुछ रोजेस रेड, क्या पता एक भी रोज़ रेड ना हो, ठीक है। सी है सम फ्लावर्स आर रोजेस, कुछ फ्लावर्स रोजेस हो सकते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि ऊपर है ना ऑल रोजेस आर फ्लावर, तो सम फ्लावर्स आर रोजेस, क्लियर है। तो ये इस डी लिखा हुआ ऑल फ्लावर्स आर रोजेस, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि रोज़ के अलावा भी फ्लावर्स हो सकते हैं, कोई मसला, ठीक है। तो डायग्रामेटिकली इसको बनाना बहुत ज़रूरी है, इसी से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। अच्छा देखिए, ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये जो अगर आप इसको जिस प्ले लिस्ट में जो मैं ऐड करने वाला हूँ ना, लॉजिकल रीजनिंग की प्ले लिस्ट है, तकरीबन 7 से 8 लेक्चर उसमें ऑलरेडी अपलोडेड है, तो एक और लेक्चर अपलोड हो जाएगा, अगरचे इसकी नीड नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में प्रीवियस ईयर में करा चुका हूँ। अगर कोई बच्चा उसको देख भी लेता है उस लेक्चर को, तो ये सब उसको ऑलरेडी वैसे भी आ जाना है, ठीक है। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, लेकिन बच्चों की एक फरमाइश रहती है, रोज़ाना कितने ही बच्चे मैसेजेस कर देते हैं कि सर वो MD के 2025 के लेक्चर डाली, क्योंकि 25 के लेक्चर की नीड है नहीं। मैंने वैसे भी पर्सनल मैसेज में काफ़ी बच्चों को बताया है कि 24 का ही लेक्चर 25 में अपलोड हो रहा है, उसमें कुछ नया मैं नहीं पढ़ा रहा, बस हाँ कुछ नया सिलेबस जो था उसको मैंने अपलोड कर दिया, तो कोई नीड नहीं है, चूँकि ना बुक चेंज हुई है, ना ही कोर्स चेंज हुआ है, ना सिलेबस चेंज हुआ है, वही IBS अक्खर ले रही है जो कंडक्टिंग बॉडी है MD कैट की, वही प्रोविंशियल टेस्ट होने वाला है, सब कुछ जैसा मैंने स्टार्ट में बताया वैसे ही हो रहा है। तो पिछले साल तक सब कुछ वैसे ही A to Z, बस पैटर्न चेंज किया गया, 200 के बजाय 180 MCQs कर दिए गए, अदरवाइज सारी चीज़ें वैसी ही हैं, कुछ भी नया नहीं है, तो नए लेक्चर्स की नीड नहीं है। अगर मैं कुछ बनाया मैंने तो इसलिए बनाया कि कुछ एक्स्ट्रा अगर मुझे मिला तो मैं बना दूंगा, वरना ज़रूरत ही नहीं है। वो केमिस्ट्री में भी सारा कर लिया, ग्रुप 4 के एलिमेंट्स करा दी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री करा दी, बस यही चीज़ नहीं होती, बाकी सारा तो पुराना था। इस लॉजिकल रीजनिंग में भी कुछ नया नहीं है, वही सारे टाइप्स के क्वेश्चन है जो पिछली बार थे। ये मैं इसलिए कर दे रहा हूँ कि चलो यार बच्चे कह रहे हैं कि सर एक 2025 के लास्ट स्पेशल लेक्चर बना दी, तो बना दे रहा हूँ, कोई कुछ खास इसके अंदर नहीं है, ये वही लॉजिकल रीजनिंग जो 4 साल पहले भी पढ़ाया करता था, आज भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 8 है, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का सवाल आपको पता है क्या होता है? 4 चीज़ों में से जो चीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है, जिसका बाकी 3 चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है, उसको हटा देना पड़ता है। तो आप बताएं इसमें ऑड वन आउट क्या होगा? क्या? रोड होगा ना भाई, डी ऑप्शन रोड, ठीक है। बाकी A, B, C दीज आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दीज आर व्हीकल्स, लेकिन डी व्हीकल नहीं है, ये तो वो व्हीकल्स रोड पे चलते हैं, रोड खुद कोई व्हीकल या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो ट्रेन आपको क्यों लगा? आपने ट्रेन बोला था, ट्रेन का तो नहीं कॉन्सेप्ट आ सकता ना किसी तरह से। तो कार, बस, ट्रेन ये सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बट डी जो है दैट इज़ रोड, ये हमारे पास जो है वो ऑड वन आउट है। ऑड वन आउट मतलब बाकी तीनों चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द पैटर्न। पैटर्न में अगला क्या आएगा? ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आ रही है, बड़ा आसान है, Z, X, V, T। इसके बाद अब देखें, एक अल्फ़ाबेट Z के बाद X में एक अल्फ़ाबेट छूट रहा है Y, V के बाद कितना? X के V, U, V, W, अच्छा W छूट रहा है, T के बाद U छूट रहा है, ओके, मतलब S छूट रहा है, तो S के बाद R आएगा ना, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, मतलब बैकवर्ड जा रहे हैं और एक एक को स्किप करते हुए चल रहे हैं। तो T से एक पीछे जाएंगे तो S को स्किप करेंगे तो R करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 10, विच नंबर इज मिसिंग। इसमें से कौन सा नंबर मिसिंग है? 7, 14, 28, क्वेश्चन मार्क 1, 1, 2। तो डबल क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं क्या? 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। अब 28 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 2 ज़ा 4 है 5, 56, तो सी ऑप्शन। अच्छा 56 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1, 1, 2 आएगा? हाँ सही है, 1, 1, 2 आ रहा है, ठीक है, सही है, ये हमारे पास 56 होगी। तो बड़े आसान होते हैं लॉजिकल रीजनिंग, तो ऐसी चीज़ है कि यार हमारी खुद बचपन से हम इस चीज़ को देखते हुए आ रहे हैं, कुछ नया नहीं है। इसी के मामले में फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गया, उसका वेटेज भी ज़्यादा है और वो टफ भी है, इसके मुकाबले में तो है, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास आता है लॉजिकल रीजनिंग में कॉज एंड इफेक्ट।
कॉज एंड इफेक्ट से मुराद के कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है, इस तरह से। जैसे एक सबब है, कॉज है, अ स्टूडेंट फेल्ड एन इंपॉर्टेंट एग्जाम, कि एक स्टूडेंट ने, एक तालिब इल्म ने एक बहुत अहम एग्जाम को फेल कर दिया, तो उसका असर क्या निकला, उसका इफेक्ट क्या निकला। अभी 4 में से क्या इफेक्ट हो सकता है? ही मस्ट हैव इट स्टडीड हार्ड, ही विल नॉट टॉप द क्लास, ही मे बी डिस्प्रेस्ड, ही गॉट अ स्कॉलरशिप। सही ऑप्शन होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। क्योंकि स्टूडेंट ने अगर इम्तहान को फेल कर दिया है तो लाजमी सी बात है कि वो डिप्रेस हो जाएगा, शायद वो डिप्रेस होगा। ही मस्ट हैव स्टडीड हार्ड तो हो नहीं सकता अगर ऐसे, सिंपल ऐसी बात है। फिर पास फेल थोड़ी ना करता ये। ही विल टॉप द क्लास, फेल होने पर टॉप थोड़ी ना करता है। ही गॉट अ स्कॉलरशिप, फेल होने पर स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती, तो ही मे बी डिप्रेस्ड, क्या पता कि वो मायूस। ठीक है, ये कॉज एंड इफेक्ट कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ए आर बी, सम बी आर सी, देन डैश। ये दोबारा आ गया हमारा लॉजिकल डिडक्शन। सिर्फ सम ए आर बी, ये कुछ ए है जो क्या है भाई, कुछ ए जो है वो हमारे पास बी है। सम बी आर सी, कुछ बी जो है वो सी है, कुछ बी सी है, तो कुछ बी ए भी तो है, तो इस तरह से बनाना पड़ेगा ना। ये हो गया सी, समझ गए। कुछ ए जो है वो बी है और कुछ बी जो है वो सी है, तो कुछ सी ए भी हो सकता है, कुछ ए भी है। बस समझ में आ गया, लेकिन 100% नहीं है, लेकिन है, हो सकता है, मे बी पॉसिबल। ए ऑप्शन हो गया, ऑल ए आर सी, पॉसिबल ही नहीं है, सारे ए तो सी हो ही नहीं सकते, ना दिख रहा है हमें। सम ए आर सी 100% करेक्ट तो नहीं है ये, तो कुछ ए जो है वो सी होंगे। सम ए आर बी, सम बी आर सी, ठीक है। कुछ ए जो है वो सी है, ये सम बी आर सी तो करेक्ट हो सकता है, लेकिन सम ए आर सी नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो बी ऑप्शन भी नहीं है। नो कंक्लूजन को देखते हैं बाद में। ऑल बी आर ए, सारे बी जो है वो ए है, ऐसा भी नहीं है, तो नो कंक्लूजन ही हो सकता। सम ए मे बी सी हो सकता है, लेकिन सम ए आर सी नहीं कह सकते, क्योंकि 100% नहीं है, क्या पता कोई भी ए सी ना हो, वो हो भी सकता है कुछ ऐसी। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई बात। तो क्या पता कंडीशन ऐसी नहीं हो, क्या पता कंडीशन ऐसी हो, इस तरह से कंडीशन भी तो हो सकती है, ए बी सी। अब देखिए कोई भी से ये नहीं है, तो ये वाली कंडीशन भी हो सकती है, दोनों ही पॉसिबल है, ये भी है ये भी है, दोनों पॉसिबल है। क्योंकि जो सवाल पढ़ रहे हैं, स्टेटमेंट जो पढ़ रहे हैं उसे ये अंदाज़ हो रहा है कि ये भी पॉसिबल और ये भी। समझ में आ गई बात। तो ये थोड़ा इसको समझना, बच्चे ज़्यादातर यहाँ गलती करो मे बी वाले केस में। दोबारा एनालॉजी तो बड़ी आसान होती है बेटा। अगला सवाल दोबारा एनालॉजी का आ गया, बुक्स इज टू पेजेस, वर्ड्स इज टू व्हाट। अगर बुक्स का ताल्लुक पेजेस से है तो वर्ड्स का ताल्लुक किससे होगा? मतलब बुक्स में पेजेस होते हैं, तो वर्ड्स में क्या होता है? क्या होता है? वो सेंटेंस हो नहीं सकता वर्ड में, सेंटेंस में वर्ड होते हैं, लेकिन वर्ड में सेंटेंस थोड़ी ना होता है। इस तरह पैराग्राफ में, वर्ड में पैराग्राफ थोड़ी ना होते हैं, पैराग्राफ में वर्ड्स हो सकते हैं। अब ये तो लेटर होगा, तो अल्फ़ाबेट, लेटर अल्फ़ाबेट नहीं होगा, लेटर होगा। वर्ड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, अल्फाज के मिलने से लफ्ज़ बनता है, अल्फ़ाबेट्स के मिलने से नहीं। अल्फ़ाबेट्स तो समझ जाए कि जो ए से जेड तक ये अल्फ़ाबेट कहलाता है। अगर मैंने ए लिख दिया ना, ए, तो ए लिखा मैंने, दिस इज़ अ लेटर, दिस इज़ नॉट अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट पूरे ए से जेड तक लिखूंगा ना, अगर मैं ए टू जेड अगर मैं लिख दूंगा तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज़ अल्फ़ाबेट, लेकिन सिर्फ ए अल्फ़ाबेट नहीं है, ए जो है वो लेटर है, और कंप्लीट ए से जेड तक अल्फ़ाबेट कहलाता है। तो ये समझिएगा लेटर और अल्फ़ाबेट में फ़र्क, हुरूफ और हरूफ तहजी में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम्स नेक्स्ट। 3, 5, 9, 17, 33। तो यहाँ पर क्या एक सीक्वेंस चल रहा है, सीक्वेंस को पहचानना पड़ेगा। वी हैव टू रिकॉग्नाइज द सीक्वेंस। थ्री, 5, 9, 17, 33 देखते हैं। 3 के बाद, अच्छा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके। 3 के बाद हम कितना प्लस करेंगे? 3 + 4, 5, +1 कर रहे हैं ना, ये +2 कर रहे हैं। 3 + 2 5 हो गया, फिर 5, 3, 5, 6, 7, 8 +3 कर रहे हैं तो 9 हो गया। 9 उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 8 प्लस कर रहे हैं,
चले तो 1 मिनट नहीं, इसमें मैं समझ रहा हूँ। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर -1 करेंगे, ये सिस्टम है। मल्टीप्लाई बाय 2 -1, ये सिस्टम है। 3 2 6, 6 -1 5, 5 2 10, 10 -1 9, 9 2 18, 18 -1 17, 17 2 34, 34 -1 33, 33 2 66 हो गया, 66 -1 65, ये ऑप्शन। तो देखो ये पकड़ना पड़ता है ना, ये पकड़ना पड़ता है, इसका जो पैटर्न है वो पकड़ना पड़ता है। कुछ भी पैटर्न हो सके, ये मल्टीप्लाई 2 -1 का पैटर्न चल रहा है, तो ये अलग सा बिल्कुल पैटर्न है, डिफरेंट ही पैटर्न है, इसको पकड़ने में मुश्किल आ सकती है क्योंकि सिंपल एक पैटर्न नहीं चल रहा है। तो बाजार देखते हुए बड़ा मुश्किल लगता है, बट कोई ना कोई पैटर्न आता है इसमें। तो ये न्यूमेरिक सीरीज़ कहलाती है। उसके बाद एनालॉजी आ गई, ये तो आसान है, यू कैन डू इट ईजिली। हैंड इज़ टू ग्लव, फुट इज़ टू वॉच। बस हाथ में ग्लव पहनते हैं तो फुट में, पाँव में हम लोग मोज़े पहनेंगे, जुराबे पहनेंगे, सॉरी सॉक, ए ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 6 11 17, दोबारा न्यूमेरिक सीरीज आ गई। अब इसमें क्या है भाई, फाइंड द मिसिंग नंबर। 5 और 6, 6 के बाद 11 आ रहा है, 2 -1 नहीं, इसमें ओके 5 6 हो गया, 6 और 5 को प्लस किया, 6 और 5 को प्लस किया तो 11 आ गया, 11 और 6 को प्लस किया तो 17 आ गया, 17 और 11 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। 28 और 17 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1 मिनट, 6 + 5 11, 11 + 6 17, 17 + 11 28, 28 ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब कुछ और पैटर्न चल रहा है इसमें। क्या पैटर्न है इसमें, क्या कैन यू रिकॉग्नाइज? मुझे तो यही पैटर्न लग रहा था इसमें, क्या बता सकते हैं क्या पैटर्न है? यस, सोचें। तो यहाँ जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरह से है कि 5 और 6, 5 + 6 हम कर रहे हैं तो ये 11 आ रहा है। तो ये एक पैटर्न ऐसे पूरा एक चल रहा है, और एक इस तरह से पैटर्न चल रहा है कि 17 + x = 40 हो जाएगा ये। तो x बराबर हमारे पास हो गया 40 - 17 के, तो 40 में से 17 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो दैट इज़ 3 आ गया, यहाँ 3 - 1 ये 2 आ गया, तो 23 हमारे पास हो जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो दिस इज आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19, कॉज एंड इफेक्ट है ये हमारे पास। क्या कह रहे हैं, इट रेन्ड हैवीली ओवरनाइट। इफेक्ट क्या, मतलब रात भर जो है वो तेज़ बारिश हुई, तो उसका असर क्या निकला? हाँ, बी ऑप्शन, द रोड्स वर फ्लडेड, कि रात भर चूँकि तेज़ बारिश हुई तो इसकी वजह से जो सड़क है उनमें सैलाब आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, अक्सर बच्चे इसका पीपल वर हैप्पी लगा सकते हैं, लेकिन समझ लें, मान लें चूँकि ये पाकिस्तान कराची की बात हो रही है, तो दैट्स बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि खुशहाली से ज़्यादा रोड ख़राब हो जाता है। 22 है, ऑड वन आउट है, ये तो बड़ा आसान है, केमिस्ट्री का सवाल आ गया। तो इतना आसान है, केमिस्ट्री वाला तो ऐसे ही बता देंगे। क्यों, रीज़न?
लिक्विड है, यस बिल्कुल सही। चूँकि आप जानते हैं कि मरकरी इज़ द ओनली लिक्विड मेटल एंड ऑल अदर आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर आर सॉलिड्स। दैट्स व्हाई ऑड नंबर आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द पैटर्न। अगला पैटर्न कंप्लीट करें। 1 4 9 16 36, उसको पहचान सकते हैं क्या पैटर्न है? 1 4 9 16 क्वेश्चन मार्क 36 क्या पैटर्न है? 1 में +3 किया है तो 4 हो गया, 4 5 6 7 8 9, फिर +4 किया है 9, 8 10 11 12 13 14 15, 6 प्लस किया है 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9, 9 2 ज़ा 16। इसका पैटर्न ढूंढें, अभी लोग ढूंढें। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि ऑड नंबर के सीक्वेंस के लिहाज से डिफरेंस चल रहा है। जैसे 4 में से 1 माइनस किया, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आया, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 16 में से 9 माइनस किया तो 7 आएगा। अब अगला नंबर जो भी है ना, जो भी है, अगर उसको 16 से माइनस करेंगे तो 9 आएगा, तो 16 में 9 प्लस कर देंगे तो 25 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर जब 25 में आप 11 प्लस करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो ये इस तरह से ऑड नंबर की सीक्वेंस यहाँ पर चल रही है, देखा जाए तो। ठीक है, एक एक स्किप करके। इफ़ पेन इज़ टू राइट देन नाइफ इज़ टू डैश, ये भी एनालॉजी है, बताइए क्या आंसर होगा? अगर पेन से लिखते हैं तो नाइफ से क्या करता है? पेन का काम लिखना है तो नाइफ का क्या काम है? कट करना। और क्या? किल कर सकते हैं उसे, लेकिन किल करना उसका काम नहीं है, नाइफ का काम। नाइफ का मेन काम है कट करना। वैसे पेन से भी कुछ और हम कर सकते हैं, लेकिन जो मेन काम उसका है कि भाई वो लिखना है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अली इज़ टॉलर देन बिलाल, बिलाल इज़ टॉलर देन हमज़ा, हु इज़ द टॉलेस्ट? अली जो है वो बिलाल से लंबा है और बिलाल हमज़ा से लंबा है। सबसे लंबा कौन है? तो बड़ा आसान है ये तो। सबसे लंबा कौन हो गया? अली बिलाल से लंबा है और बिलाल हमज़ा से भी लंबा है। तो इन तीनों में सबसे लंबा कौन है? इतना कॉमन, जल्दी बता दो उसको। हाँ, अली सबसे लंबा है, और क्या? अली बिलाल से लंबा है और बिलाल हमज़ा से भी लंबा है, तो अली हो गया ना भाई, और कौन होगा? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट कंक्लूजन। ऑल सर्जन्स और डॉक्टर्स, ये भाई ये लॉजिकल डिडक्शन है। ऑल सर्जन्स और डॉक्टर, जितने भी सर्जन होते हैं जो सर्जरी करते हैं, तो ऑल द सर्जन्स आर एक्चुअली दे आर डॉक्टर्स। वो सारे के सारे डॉक्टर्स होते हैं। सम डॉक्टर्स आर नॉट प्रोफेशनल्स, कुछ डॉक्टर्स प्रोफेशनल नहीं होते हैं। मतलब कुछ डॉक्टर्स प्रोफेशनल होते हैं तो कुछ सर्जन भी प्रोफेशनल हो सकते हैं। इसका मतलब मैं इस तरह से बना दूँ यूँ करके कि हमारा आ गया प्रोफेशनल। ठीक है, कुछ प्रोफेशनल नहीं होते तो कुछ होते भी हैं, सिंपल। तो कंक्लूजन क्या है? ऑल सर्जन्स आर प्रोफेशनल। ये तो नहीं हो सकता कि सारे सर्जन प्रोफेशनल, तो हो ही नहीं सकते। सम डॉक्टर्स में नॉट बी प्रोफेशनल, कुछ डॉक्टर प्रोफेशनल शायद नहीं होते हैं। तो बिल्कुल सही बात हो, तो ऊपर ही लिख दिया, सम डॉक्टर्स आर नॉट प्रोफेशनल। तो बी ऑप्शन होगा ओनली 2। सिर्फ सेकंड जो स्टेटमेंट है वो हमारा डेफिनेट होगा इसके अंदर। क्लियर है? कंप्लीट द सीरीज, ये बड़ा आसान है। AZBYCXTW। अगला क्या होगा? So what will be the next statement? आप चूँकि अल्फ़ाबेट यहाँ से बढ़ा रहे हैं, यहाँ से कम करते जा रहे हैं, है ना। ए को बी कर दिया, बी को सी कर दिया, सी को डी कर दिया, डी को ई करेंगे। जेड को वाई किया, वाई को एक्स किया, एक्स को फिर डब्ल्यू किया, डब्ल्यू को फिर वी करेंगे। ई वी हो जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन। समझ गए? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ थी। नेक्स्ट दोबारा न्यूमेरिक सीरीज आ गया। विच नंबर डज नॉट बिलोंग, कौन सा नंबर अलग है बिल्कुल, बाकी सबके लिहाज से नहीं है? क्या ये बता सकते हैं?
4, 9, 16, 23, 25, 36। कौन सा नंबर मुख्तलिफ है? ये बड़ा मुश्किल है। देखिए नंबर हमारे पास जो है ना, नंबर हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक नंबर हमारे पास कहलाता है प्राइम नंबर और एक हमारे पास कहलाता है कंपोजिट नंबर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या फ़र्क होता है प्राइम और कंपोजिट नंबर में? क्या फ़र्क है? हाँ, बच्चों ने पढ़ा था, भूल गए। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल पे आता है, किसी और टेबल में नहीं आता। अगर कंपोजिट नंबर तो किसी और टेबल में भी वो नंबर आ जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट। अब यहाँ देखो 4 हमारे पास जो है वो कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है, 16 भी कंपोजिट नंबर है, 25 भी कंपोजिट नंबर है और 36 भी कंपोजिट। ये सब किसी और टेबल में भी आता है अपने टेबल के अलावा। लेकिन 23 जो हमारे पास है ना, ये प्राइम नंबर है। 23 अपने टेबल के अलावा किसी और में नहीं आया कभी। दैट्स वाई ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। समझ गया? तो सिंपल है, बेसिक कॉन्सेप्ट लॉजिकल में ही होता है ना। बहुत 1-2 क्लास में कॉन्सेप्ट भी उठा के जैसे पूछ लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, प्राइम कंपोजिट भूल गया हो तो परेशान हो जाएगा कि ये पता नहीं कौन सा नंबर बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि कोई सीक्वेंस तो है नहीं है। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड वन आउट है। तो ऑड वन आउट तो हमेशा आसान होते हैं, तो बच्चे कर लेते हैं। अब तो फिर भी बहुत बड़ा है, बताइए। तो छोटे बच्चों के लिए होता है ये, क्योंकि बाकी सारे कलर हैं और ये एक शेप है ज्योमेट्री का स्क्वायर। A is the brother of B, C is the sister of A, D is the father of C, then D is dash। अब ये रिलेशनशिप वाले जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। A जो है वो B का भाई है, मतलब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं इसको चार्ट के थ्रू सॉल्व करता हूँ। A is the brother of B, A और B जो है ना वो भाई हैं, A और B के साथ साथ लिख दिया। C is the sister of A, C A की सिस्टर है, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने, तीनों एक ही जनरेशन में आ गया ना। D is the father of C, तो D इन सबका फादर हो गया। देन D इज डैश। D कौन है? फादर ऑफ ए, बिल्कुल सही। ब्रदर ऑफ B नहीं है, अंकल ऑफ A नहीं है, ग्रैंड फादर ऑफ A नहीं है। ए ऑप्शन हो जाएगा, फादर ऑफ ए। जिस तरह टेबल बना लेते हैं तो बहुत आसान है, बड़े कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स भी आते हैं, तो बहुत बड़े बड़े टेबल बन जाते हैं उसमें, तो बना लेते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ऑल इंजीनियर्स आर लॉजिकल, सम लॉजिकल पीपल आर क्रिएटिव। तो ऑल इंजीनियर्स आर लॉजिकल, जितने भी इंजीनियर्स होते हैं सारे के सारे लॉजिकल होते हैं। सम लॉजिकल पीपल आर क्रिएटिव, कुछ लॉजिकल लोग क्रिएटिव होते हैं, तो कुछ इंजीनियर भी क्रिएटिव हो सकते हैं। तो ज़्यादातर तो ऐसे ही बन रहा है इसमें। ऑल क्रिएटिव पीपल आर इंजीनियर, नॉट पॉसिबल। सम इंजीनियर्स आर क्रिएटिव, मे बी पॉसिबल। यही पॉसिबल है कि कुछ इंजीनियर क्रिएटिव हो, बड़ी ज़रूरी नहीं है। सम लॉजिकल पीपल मे बी इंजीनियर, बिल्कुल हो सकता है। इंजीनियर्स आर नॉट क्रिएटिव, ये नहीं, ऐसा नहीं है, क्रिएटिव हो सकते हैं। ऐसा बोलते हैं क्रिएटिव नहीं होते, ये भी नहीं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है ना भाई। सम लॉजिकल पीपल मे बी इंजीनियर्स। क्लियर है? What comes next in the pattern? 1, 4, 10, 19, 31। पैटर्न पहचानिए। क्या होगा? +3 +6 6 4 10 +9। ओके, कुछ तो बन रहा है पैटर्न। 3 6 9 3 2। अच्छा, क्या 19 + 12 31 होता है? यस, हो गया पैटर्न। 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 4 15। अगला नंबर आएगा +15 होगा। 31 15 प्लस क्या 6 हो गया, 4 हो गया, तो इस विल बी 46। तो 3 के मल्टीपल्स के हिसाब से डिफरेंस चल रहा था उसके अंदर। और में आती है आपको ये बात? देखो, हर सवाल में एक अलग ही सीक्वेंस है, कोई भी सवाल मैच नहीं कर रहा पिछले सवाल से कि आपने एक सीक्वेंस याद कर लिया और उससे कर लिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एनालॉजी तो आसान है। सर्कल इज टू स्फीयर, स्क्वायर इज टू वॉट।
सर्कल का ताल्लुक स्फेयर से है तो स्क्वायर का ताल्लुक किससे होगा? हाँ, बिल्कुल सही जवाब सी ऑप्शन क्यूब। चूँकि सर्कल जो हमारे पास है 2D इमेज है, इसका 3D स्ट्रक्चर जो होता है वो स्फेयर होता है। इस तरह स्क्वायर हमारे पास जो है 2 डायमेंशनल हमारे पास जो है फिगर है, डायग्राम है, इसका जो 3D डायग्राम होता है वो क्यूब होता है। ठीक है, चूँकि स्क्वायर हम देखेंगे तो स्क्वायर जैसे हमारे पास इस तरह से दिस इज़ द स्क्वायर, तो जब क्यूब की बात करेंगे तो ये हमारा 3D स्ट्रक्चर आ जाएगा लाइक दैट, है ना। तो ये फ़र्क है इस तरह से। If A is equal to 1, B is equal to Z equal to 26, what is the sum of the letters in MGCAT? जब ये इस तरह से ये थोड़ा सा इस पर वर्कआउट करना पड़ता है, ये समेशन हो रही है बेटा इसके अंदर। अगर A 1 के बराबर है, B 2 से Z 26 के बराबर हो तो MDCAT का समेशन क्या होगा? अब ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। इसमें जैसे A से Z तक लिखते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब MDCAT का समीशन क्या होगा? M हो गया हमारे पास ये 13 प्लस D हो गया 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस T क्या हो गया 20। इन सबको प्लस करना पड़ेगा। 13 4 3 1 20 ये हो गया 4 5 6 7 8 9 10 11 2 और 1 3 3 और 1 4। गलत कर दिया गया। 4 5 6 7 8 9 10 11 13 प्लस 4 MDCAT, M ये रहा 13, D हो गया हमारा 4, C हो गया 3, C A, उसके बाद T क्या हो गया? T हमारे पास 20 हुआ। 13 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 20, 4 5 6 7 8 9 10 11 2 और 1 3 41 ही हुआ ना। 41 हुआ ना भाई, ये कुछ गलती कर दी है। होना चाहिए था ना इसको। M D C A T MDCAT, M हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन गलत है, ई ऑप्शन हम कर लेते हैं इसमें 41 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन कंप्लीट्स द सीरीज? दैट्स सो इजी। ये तो कंसेक्यूटिव पेयर्स चल रहे हैं बस, A B C D E F G H I J हो जाएंगे तो बहुत ही आसान होगी। ठीक, कुछ सवाल बहुत ही आसान होते हैं, विद इन सेकेंड्स आप पहचान लेते हैं। अब सिलोगिज्म आ गया। सिलोगिज्म जिसको हम लोग लॉजिकल डिडक्शन कहते हैं, तो जो सिलोगिज्म होता है इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज लॉजिकल डिडक्शन। लॉजिकल डिडक्शन, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या है, ऑल पेंटर्स आर आर्टिस्ट, सम आर्टिस्ट आर पुअर। जितने भी पेंटर हैं वो सारे आर्टिस्ट हैं, जितने भी पेंटर हैं वो सारे के सारे आर्टिस्ट हैं। सम आर्टिस्ट आर पुअर, कुछ आर्टिस्ट पुअर होते हैं। तो ये हमारे पास P फॉर पेंटर कर लेते हैं ना उसको, पेंटर। कुछ आर्टिस्ट पुअर होते हैं तो कुछ जो है वो हमारे पेंटर भी पुअर हो सकते हैं। ऑल पुअर आर पेंटर, सारे पुअर पेंटर है, गलत। सम पेंटर्स आर पुअर, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी तो नहीं है, मे भी पेंटर हो सकता है। सम आर्टिस्ट में भी पेंटर, सम आर्टिस्ट में भी पेंटर, सी ऑप्शन करेक्ट। ऑल पेंटर्स आर पुअर, ऐसा भी नहीं हो सकता, सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये तो एक ही तरह के सवाल बार बार आ रहे हैं, बस वर्ड्स चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? 11 13 17 19, ये हो गया +3, सॉरी +2, 3 13 14 15 16 17 +4 18 19, फिर +2 हो गया।
फिर +4 हो गया 20, 21, 22, 23। नहीं, कुछ और है, तो रुकना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पर इसमें क्वेश्चन 43 में पहले तो +2 हो रहा है, 11 + 2 13, 13 + 4 हो रहा है 17, फिर 17 + 2 हो रहा है 19, 19 + 4 जब हम करेंगे तो ये 23 हो जाएगा हमारे पास। फिर 23 में फिर जब हम दोबारा 2 प्लस करेंगे तो ये 25 यहाँ होना चाहिए, यहाँ 29 नहीं होना चाहिए, तो ये सवाल हमारा सही हो जाएगा। तो क्या पैटर्न है, यूनिफॉर्म चलता है हमेशा। एनालॉजी है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वाटर इज टू थ्रस्ट, फूड इज टू वॉट। पानी का ताल्लुक प्यास से है, तो खाने का ताल्लुक किससे होगा? हंगर से होगा। ठीक है, प्यास, पानी होता है प्यास बुझाने के लिए और खाना होता है भूख मिटाने के लिए, फूड इज टू हंगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द कॉज। इफेक्ट दिया जा रहा है, कॉज क्या था? मैच वॉज पोस्टपोन्ड, मैच जो है वो पोस्टपोन हो गया। अब इसका सबब क्या था, क्यों पोस्टपोन हुआ, बता सकते हैं आप? किस वजह, इन चारों में से किस वजह से मैच पोस्टपोन हुआ होगा? ये ऑप्शन ना, प्लेयर्स रिफ्यूज टू प्ले, प्लेयर्स से खेलने से इनकार कर दिया तो मैच पोस्टपोन हो गया। ट्रॉफी वॉज स्टोलन से नहीं हो सकता, ट्रॉफी दूसरी भी लाई जा सकती है, ट्रॉफी की बिना भी खेला जा सकता है, लेकिन जब प्लेयर ही रिफ्यूज़ करते हैं जाहिर सी बात है खेल होगा ही नहीं। नेक्स्ट है डॉक्टर इज टू स्टेथोस्कोप, ठीक है, और सोल्जर इज टू वॉट, गन। जाहिर सी बात है कि डॉक्टर का जो औजार होता है वो स्टेथोस्कोप होता है, तो सोल्जर का औजार क्या, गन होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट 47 है, क्लॉक शोज 3:15, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड्स। एक घड़ी में 3:15 हो रहे हैं, तो बताइए आवर और मिनट हैंड के में जो है वो एंगल होगा वो कितना होगा? घड़ी है, अगर आप एक घड़ी बना लेते हैं ऐसे करके, दैट्स 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब घड़ी एक है, उसमें कह रहे हैं कि 3:15 हो रहे हैं, ये 3 हो गए, और ये 3:15 हो रहे हैं, तो ये मिनट एंड है और ये आवर का हैंड है, इसमें एंगल कितना है? 0 डिग्री। इतना सोचने की ज़रूरत है, इसमें बच्चों वाला सवाल है ये, 0 डिग्री होगा और क्या होता। अगर 3 बजे अगर बोलेंगे कि 3 बज रहे होते हैं एग्जैक्ट, तो फिर कितना होता? 90 डिग्री होता। अगर बोलते हैं कि भाई 3, बल्कि इसमें तो फिर काटा भी आगे, हाँ 3 वो होता, 3:45, तो हमारा जो है वो 180 डिग्री का हो जाता है ना भाई। इस तरह से कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन 8 है, विच कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज, ZX UQ, X के बाद Y छूटा फिर Z आया ना, रिवर्स चल रहे। U V W, V और W को छोड़ दिया तो VWX आ गया, फिर Q R S T को छोड़ दिया, मतलब एक्स्ट्रा पढ़ाते जा रहे को, मतलब पीछे से ना। अब अगला 4 अल्फ़ाबेट को छोड़ने के बाद आएगा, क्या होगा? P Q S T U V W N, चले 4 को छोड़ते हैं, N O P, ये तो नहीं होगा, O P Q ये भी नहीं होगा, L M N O P S, इसमें 4 छूट रहा है ना, तो ये C ऑप्शन हो जाएगा, L। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल पेंसिल्स आर टूल्स, सम टूल्स आर एक्सपेंसिव। उसके बाद ये लॉजिकल डिडक्शन है, ऑल पेंसिल्स आर टूल्स, जितने भी पेंसिल्स हैं वो सारे के सारे टूल्स हैं, और सम टूल्स आर एक्सपेंसिव, तो वही आ गया क्योंकि कुछ टूल्स एक्सपेंसिव हैं, तो सम पेंसिल्स आर एक्सपेंसिव नहीं, ऑल टूल्स आर पेंसिल नहीं, सम टूल्स में नॉट बी पेंसिल, और ये सी हो सकता है, ऑल पेंसिल एक्सपेंसिव नहीं, सी ऑप्शन। ठीक है,
फाइंड द मिसिंग नंबर 5, 11, 23, देन 47, इसके बाद क्या है? मिसिंग नंबर फाइंड आउट करें। 5, 11, 23, 47 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1, शायद ये चल रहा है। 5 to the 10 + 11, 22 + 1, 11 to the 22 + 1, 23, 22 to the 46 + 1, 47 है ना। 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 to the 14, 4 to the 8 और एक 9 प्लस कर दिया 1 तो 95। तो इंटू 2 + 1 का ये एक सीरीज़ चल रहा था सब में, जब हमने पहचाना। प्रैक्टिस करेंगे ना इस तरह आपको सब फ़ौरन से पहचान में आ जाएगा। एनालॉजी है बैटरी इज टू एनर्जी, ब्रेन इज टू व्हाट? हाँ, बस बैटरी आपको एनर्जी देती है तो ब्रेन आपको क्या देता है? इंटेलिजेंस देता है, जहानत देता है। सही है। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग? ये ऑड वन आउट है, क्या होगा? सिलेंडर होगा, बिल्कुल सही बात है। इतना सोचते कि ज़रूरत ही नहीं है इसमें। तो ये शुरू के ये तो तीनों हमारे पास है। दीज आर 2 डायमेंशनल इमेजेस, वाइल सिलेंडर इज अ 3 डायमेंशनल इमेज। 3D है ना सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल रेक्टेंगल्स आर पॉलीगॉन्स, और स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। कंक्लूजन डैश। सारे रेक्टेंगल्स पॉलीगॉन्स होते हैं। जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं सारे के सारे हमारे पास पॉलीगॉन्स होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल होते हैं। ओके, ऐसा ही होता है बिल्कुल, सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल होते हैं। ठीक है, तो सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल होते हैं और सारे रेक्टेंगल पॉलीगॉन्स होते हैं। तो आसान सी बात। अब यहाँ पर क्या करें? ऑल स्क्वायर्स आर पॉलीगॉन्स, सारे स्क्वायर पॉलीगॉन लाजमी होंगे। जितने भी स्क्वायर होंगे पॉलीगॉन ही होंगे, यही करेक्ट हो गया। ऑल पॉलीगॉन्स आर स्क्वायर पॉसिबल ही नहीं है। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर नहीं, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। नो कंक्लूजन, नहीं तो ये हो गया। ठीक, फाइंड द मिसिंग टर्म ACEJO। हाँ जी, ए के बाद बी हटा तो सी आया, सी के बाद डी ई हटा तो एफ आया, एफ के बाद जी एच आई हटा तो जे आया, फिर उसके बाद जी आई जे, उसके बाद के एल एम एन जाएगा तो ओ आएगा, फिर पी क्यू आर एस टी जाएगा तो यू आ जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल डॉक्टर्स आर एजुकेटेड, सम एजुकेटेड आर पोएट्स। कंक्लूजन क्या कह रहे हैं कि ऑल डॉक्टर्स आर एजुकेटेड, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सारे के सारे एजुकेटेड हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास डॉक्टर्स हैं और ये हमारे पास एजुकेटेड हो गए। सम एजुकेटेड आर पोएट्स, कुछ एजुकेटेड लोग पोएट्स हो गए, वही वाला सिस्टम है। ऑल पोएट्स आर डॉक्टर्स नहीं, सम डॉक्टर्स आर पोएट्स पॉसिबल नहीं है, मे बी पोएट्स। सम एजुकेटेड मे नॉट बी डॉक्टर्स, बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। ऑल एजुकेटेड डॉक्टर ये गलत हो गया। ठीक है, ऑड वन आउट निकालें यहाँ से। जी, रीजन because potato is a vegetable while all the rest of the three are fruits, है ना। tomato is also a fruit, टमाटर भी फल है बायोलॉजिकली। कॉज इफेक्ट बता रहे हैं, टीचर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। कॉज था टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थे, इसका इफेक्ट क्या निकला? स्टूडेंट्स रिस्पेक्टेड हर, स्टूडेंट्स फेयर्ड हर, शी वॉज डिसमिस्ड, शी स्माइल्ड अ लॉट।
डी तो होगा नहीं स्ट्रिक्ट, हाँ बी होगा ना। तो स्टूडेंट्स फेयर्ड है तो बच्चों से डरते थे, क्योंकि टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थी। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63 है, नो चेयर आर टेबल्स, सम टेबल्स आर वुडन। नो चेयर्स आर टेबल, कोई भी चेयर जो है वो टेबल नहीं है। ये हमारे पास आ गया चेयर और ये रहा यहाँ पर हमारे पास आ गया टेबल। जैसा चेयर टेबल अलग अलग है, कोई भी चेयर टेबल नहीं होती है। सम टेबल्स आर वुडन, कुछ टेबल्स जो है हमारे पास है वो वुडन लकड़ी की होती हैं। सम टेबल्स आर वुडन, सही है। अब देखते हैं, सम वुडन थिंग्स आर नॉट चेयर्स। सम वुडन थिंग्स चेयर नहीं होता है। सम वुडन थिंग्स आर नॉट चेयर्स। हाँ, जो कुछ वुडन थिंग्स टेबल तो होते हैं और नो चेयर आर टेबल। मतलब सम वुडन थिंग्स आर नॉट चेयर्स, कुछ वुडन थिंग्स चेयर नहीं होंगे। वो कौन होंगे? जो कि टेबल्स होंगे, जो कि नो चेयर्स आर टेबल्स। समझ में आ रही बात? तो ए तो हो सकता है। बी कह रहे ऑल टेबल्स आर वुडन, नहीं। सी है सम चेयर्स आर वुडन, बिल्कुल नहीं। सम मे बी वुडन बट ये कन्फर्म नहीं है कि कुछ चेयर वुडन, मतलब उससे स्टेटमेंट से नहीं पता लगा। नो वैलिड कंक्लूजन है, तो यहाँ ए ऑप्शन ही होंगे। सम वुडन थिंग्स आर नॉट चेयर्स, चूँकि हमें पता है कुछ वुडन थिंग टेबल तो हैं और टेबल्स कभी भी चेयर नहीं है। नो चेयर्स आर टेबल, तो कुछ वुडन थिंग ऐसी हैं जो चेयर नहीं हो सकती, जो टेबल है ऐसा। समझ में आ गई बात? तो ये थोड़ा अलग टाइप का लॉजिकल डिडक्शन थी, बट कुछ भी हो हम इस तरह से बना सकते हैं। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है फाइंड द नेक्स्ट टर्म। क्या होगा अगला टर्म? 81, 27, 9, 3। अब इसमें मेरे लिए जो सीक्वेंस चल रही है ना, वो देखो ये चल रही है कि नहीं? 81 डिवाइड बाई 3 27, 27 डिवाइड बाई 3 9, 9 डिवाइड बाई 3 3, 3 डिवाइड बाई 3 1। तो कॉमन इसमें रेशो चल रहा है हमारे पास है। नेक्स्ट एनालॉजी है, आई इज टू विजन, एयर इज टू वॉट। हाँ, गलत जवाब, डी नहीं है। रीज़न क्या है? चूँकि आई का अगर आई इज टू सी लिखा होता है ना अगर, तो एयर इज टू लिसन होता है। आई का काम विजन नहीं है, आई विजन को देखता है। आई इज यूज टू सी द विजन एंड एयर इज अच्छा। ईयर इज टू साउंड, वॉइस, म्यूजिक। साउंड म्यूजिक, अच्छा ए ऑप्शन होगा, चूँकि जो वॉइस और म्यूजिक है वो साउंड की ही टाइप्स हैं असल में अलग अलग। तो आई से, आई जो है वो विजन को देखने के लिए यूज़ होता है, तो एयर साउंड को लिसन करने के लिए यूज़ होता है। और साउंड यहाँ ज़्यादा बेहतर है बनस्बत डी लिसन के। ठीक है। रहीम इज़ द ब्रदर ऑफ सलमान, सलमान इज़ द फादर ऑफ फराज। हाउ इज़ रहीम रिलेटेड टू फराज? रहीम इज़ द ब्रदर ऑफ सलमान, ये रहा रहीम और ये रहा सलमान, दोनों भाई हैं। सलमान इज़ द फादर ऑफ फराज, और सलमान फादर किसका है? फराज का है। ठीक है। हाउ इज़ रहीम रिलेटेड टू फराज? रहीम का फराज से क्या ताल्लुक़ हो गया? अंकल हो गया ये, ऐसे ही ना भाई। रहीम इज़ अंकल ऑफ फराज। तो मैं इसको टेबल के बिना भी हम कर सकते हैं अगर दिमाग लगाए तो, क्या बात हो रही है इसमें। लेकिन मेरी आदत है कि मैं उसको चार्ट की फॉर्म में ही बनाता हूँ, दिमाग इससे कम लगता है और सर में दर्द नहीं होता, वरना सर में दर्द पकड़ लेता है थोड़ी देर में कुछ सवाल करने के बाद। नाइफ इज टू कट, पेन इज टू, ये तो हो गया, पीछे किया था लाइट, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है ऑड वन आउट। ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इज टू, सॉरी बल्कि 4 है ना, वो तो ऑड वन आउट है। क्या होगा इसका? सेम हो गया मरकरी, बाकी सारी गैसेज हैं। मरकरी इज अ लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज।
10, 20, 30, 50, 80। ओके, +10 +20, हाँ सही है। +10 किया, नहीं सॉरी, दोबारा +10 हो गया, फिर +20 किया, 50, 60, 70, 50, 60, 70, 80, +30 कर दिया। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? टेन पे प्लस किया, 10 तो 20, 20 फिर 30, ये 10 प्लस करके चल रहे, फिर डायरेक्ट यहाँ से प्लस कर दिया 30 प्लस, और फिर 20 प्लस हो गया, 50, 60, 70, 80, 30 प्लस हो गया। अब क्या कितना प्लस करेंगे? 10, 10, 20, 30। ये क्या सिस्टम है? रीज़न? अब फिर दोबारा बताएं क्या कह रहे हैं? 1, ये 1 और 2 प्लस करें, 3 कर लिया, 3 + 5 किया आपने तो 8, तो आप 8 + 5 कर रहे हैं 130। सही है, शायद ये यही चल रहा है सीक्वेंस। तो 1 + 2 किया तो ये 3 आ गया। मतलब सिंपल कह रहे हैं कि ये अलग एक स्टेटमेंट समझ जाए, ये चल रहा है 10 + 20 = 30, तो ये हमारे पास 50 + 80 = ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज 130। यही चल रहा है ना। पेशेंट वॉज रश टू इमरजेंसी, एक कॉज है इसका, रीज़न क्या हो सकता है इस कॉज का? एक इफेक्ट है, समझ जाए, इसका कॉज पूछ रहे हैं। पेशेंट को तेजी जो है इमरजेंसी में लेकर जाया गया, क्यों? सी ऑप्शन, ये एन एक्सीडेंट, उसका हादसा हुआ तो इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट। क्या हो जाएगा? मैंगो इज अ फ्रूट व्हाइल रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर फ्लावर्स। व्हाट कम्स नेक्स्ट? ए बी, उसके बाद सी को छोड़ दिया, डी, ई एफ छोड़ दिया, जी एच, अच्छा ये तो ऐसे आ जाएगा, एच आई जे छोड़ दिया, के एल एम एन एन छोड़ दिया, पी हो जाएगा ना, के एल एम एन ओ छोड़ देना होगा ना, तो पी आ जाएगा। ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लव इज टू हैंड, कैप इज टू वॉट? एनालॉजी है, हाँ, मतलब ग्लव हैंड में पहना जाता है तो कैप हैंड में पहना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैक्ट्री शट डाउन फॉर अ वीक, इसका इफेक्ट क्या निकलेगा? एक कॉज है, सबब है, कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन है कि एक फैक्ट्री को 1 घंटे के लिए, 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया, उसका क्या असर निकलेगा? उसका इफेक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट्स फॉर ओवर स्टॉक, प्राइसेस ड्रॉप, वर्कर्स लॉस्ट वेजेस, मशीनरी अपग्रेडेड। बिकॉज डी ऑप्शन तो नहीं होगा, कंपनी बंद कर दे तो मशीन अपग्रेड कैसे होगी? प्राइसेस ड्रॉप भी नहीं हो सकता, तो प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगी तो जाकर फिर जो है वो प्राइस ड्रॉप होगी ना भाई, तो और प्राइस बढ़ जाएगी ड्रॉप होने की वजह। ए ऑप्शन है प्रोडक्ट्स वर ओवर स्टॉक, ये भी नहीं होगा क्योंकि कंपनी बंद हो गई तो प्रोडक्ट ओवर स्टॉक कैसे हो सकता है? वो तो जब कंपनी मल्टी चलती रहेगी तो स्टॉक बढ़ेगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। वर्कर्स लॉस्ट वेजेस, तो जो वहाँ मजदूर होंगे जाहिर सी बात है वो उनकी जो सैलरी होगी, तनख्वाह होगी, वो ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑड वन आउट है डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, हॉस्पिटल। हाँ, गलत जवाब, हॉस्पिटल। दीज आर द प्रोफेशंस एक्चुअली, हॉस्पिटल इज़ नॉट अ प्रोफेशन। समझ गया ना? मतलब अब आप ये सोचिए डॉक्टर, नर्स हॉस्पिटल में होते, इंजीनियर नहीं होता, तो ये तो 4 वर्ड्स जो आ रहे हैं ना, ये तो ऑप्शंस के अंदर आ रहे हैं, तो दैट्स हॉस्पिटल करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट एनालॉजी है व्हील इज टू कार, लेग इज टू वॉट? हाँ जी,
क्या होगा? बी। व्हील इज अ पार्ट ऑफ कार ना, तो लेग इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, ये ऑप्शन हो जाएगा, बॉडी। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स आर टेस्टी। सारे एप्पल जो है फ्रूट होते हैं। ऑल द एप्पल्स आर फ्रूट्स एंड ऑल द फ्रूट्स आर टेस्टी। जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो सारे के सारे टेस्टी होते हैं। इस तरह से आ गया। ऑल एप्पल्स आर टेस्टी, सही है, बिल्कुल पॉसिबल है। सम एप्पल्स आर नॉट टेस्टी, हो नहीं सकता। नो एप्पल इज टेस्टी, ऐसा भी नहीं हो सकता। एप्पल्स आर नॉट फ्रूट, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल पोएट्स आर ड्रीमर्स, सम ड्रीमर्स आर राइटर्स। जितने भी पोएट्स होते हैं सारे के सारे ड्रीमर्स होते हैं। ऑल द पोएट्स आर ड्रीमर्स, सम ड्रीमर्स आर राइटर्स, सम राइटर्स आर पोएट्स, ज़रूरी नहीं है। सम पोएट्स में भी राइटर्स, ये हो सकता है। ऑल ड्रीमर्स आर पोएट, नो, बी ऑप्शन करेक्ट। ऑड वन आउट करना, क्यूब, स्फीयर, कोन, सर्कल। हाँ जी, सर्कल होगा, चूँकि सर्कल हमारा 2D है, बाकी सारे 3D हैं हमारे पास ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड्स इज टू विंग्स, फिश इज टू वॉट? हाँ, फेंस, बिल्कुल फेंस। ओके, हाँ फेंस होना चाहिए ना। रीज़न क्या है? स्केल्स क्यों नहीं हो सकता? स्केल्स क्यों नहीं हो सकता? फिश में तो स्केल्स भी होता है। अच्छा, असल में अगर स्केल्स उस वक्त होता अगर होता बर्ड्स इज टू फीदर्स, बर्ड्स के बॉडी पर फीदर्स होते हैं तो फिश की बॉडी पर स्केल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर बर्ड्स जिसकी मदद से मूव करते हैं वो विंग्स है। इस तरह फिश जिसकी मदद से स्विम करते हैं वो फिन्स है, उसकी मदद से स्विमिंग होती है, स्केल्स की मदद से तो नहीं होती। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार डिडंट स्टार्ट। कार स्टार्ट नहीं हुई, क्या है इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन? हाँ, बैटरी वॉज डेड, क्योंकि बैटरी डेड थी जिसकी वजह से कार स्टार्ट नहीं हुई। तो ये एक्सप्लेनेशन इसकी है। तो बेटा ये हमने यहाँ पर तकरीबन 65 क्वेश्चंस हैं जो MD-CAT के लिहाज से हमने यहाँ पर देखे, लॉजिकल रीजनिंग के। क्योंकि आप जानते हैं लॉजिकल रीजनिंग के हमारे पास 9 MCQs यहाँ पर आएंगे, तो हमने तो काफ़ी सारे देखे। इसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं जो हमने यहाँ पर देखे हैं। कॉज एंड इफेक्ट आता है हमारे पास, लॉजिकल डिडक्शंस आती हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आती है, न्यूमेरिकल सीरीज़ आती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो आप इस तरह के प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा कि आप 9 क्वेश्चंस आराम से इसके आंसर्स दे सकते हैं। देयर इज़ नथिंग वेरी डिफिकल्ट इन इट, दैट्स सो ईजी। बस अपने लॉजिक्स को यूज़ करना तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। तो ये मैंने प्लेलिस्ट बनाई भी है लॉजिकल रीजनिंग के, उसमें और भी आपको लेक्चर्स इसमें मिल जाएंगे इस लेक्चर के अलावा मज़ीद। और ये सारी आसान होता है, तो इतना ख़ास मुश्किल नहीं होता, उसको बस रीड आउट करके आपको आंसर देना पड़ता है अपने जहन को इस्तेमाल कर, अपने लॉजिक्स को यूज़ करके। तो ठीक है, समझ में आ गया सब।